आप तैयारी हर रोज करें, हर दिन करें, वैकेंसी का आना जाना लगा रहेगा और एग्जाम का आना जाना लगा रहेगा। उसी बच्चों का सिलेक्शन, मेरा बहुत लंबा अनुभव इस क्षेत्र में है कि उसी बच्चों का हमने सिलेक्शन देखा है जो लगातार प्रयासरत है, जो निरंतरता के साथ पढ़ रहे हैं। 12th के बाद वाले बच्चों के लिए जो कैरियर जो 18 से ऊपर है, तो बैंक है, एसएससी है, इंडियन पोस्टल है और इवन की बिहार सरकार की बहुत सारी वैकेंसी 25 में आने वाली है। दरोगा है, मान लीजिए कि 80 नंबर में सिलेक्शन हुआ और उसके आगे 75 नंबर, 5 नंबर से वो फेल कर गया, या कोई बच्चा, हमारे यहाँ भी एक बच्चा भी टीचर में 1 नंबर से क्रॉस किया, रोने लगा। तो हमने कहा कि तुम 79 नंबर तो लाए, ये तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम 79 ला चुके हो और अगले एग्जाम में सिर्फ 1 के लिए तैयारी करना है। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। आज बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा क्षेत्र में जिस प्रकार से गिरावट आ रही है, आखिर क्या वजह है, इसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक हैं राजीव रंजन सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपको भी अभिषेक जी और आपके फर्स्ट लुक बिहार को भी बहुत बहुत। शिक्षा की खास करके बात करें, डिजिटल क्षेत्र में मोबाइल का जो समय है, लोग मोबाइल में अधिक समय बिताते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कम ध्यान देते हैं। इससे क्या होता है, जो कंपटीशन का दौर भी चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो गिरावट वो देखने को मिली। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मोबाइल युग में शिक्षा पर अगर कहा जाए, शिक्षा के ऊपर मोबाइल का बहुत ही बड़ा प्रभाव पड़ा है। जहाँ एक और मोबाइल युग में कुछ चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, लेकिन इसका दुष्परिणाम बहुत ज़्यादा है। जैसे कि आप देखेंगे कि बच्चे के कंसंट्रेशन में कमी आई, एकाग्रचित्त वो नहीं हो पा रहे हैं। वो कंसंट्रेशन लेवल जो है उनका, जो पहले हुआ करता था जब हम किताब कॉपी के ज़माने में थे, तो आज मोबाइल के ज़माने में कंसंट्रेशन की कमी है। सारा ध्यान हमारा मोबाइल और उन जैसे तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस पे चला गया है, जिससे पढ़ाई बाधित हो रही है। डिजिटल क्षेत्र में जिस प्रकार से पढ़ाई हो रही है, क्या इससे ग्रामीण क्षेत्र में प्रभाव पड़ सकता है? हाँ, जैसा कि हमने कहा कि मोबाइल ने कुछ अच्छी चीज़ें मोबाइल के द्वारा हुई है, चाहे ये डिजिटल युग में कुछ अच्छी चीज़ें भी हुई है। जैसे अब बहुत सारे ऐसे शिक्षक और उनके द्वारा पढ़ाए गए विषय होते थे जो ग्रामीण पृष्ठभूमि के बच्चे जो गांव में रहते थे, जो शहर में नहीं आ सकते हैं या किसी अच्छे कोचिंग संस्थान में नहीं पढ़ सकते हैं, वो घर बैठे ही मोबाइल के माध्यम से पढ़ ले रहे हैं। लेकिन वहाँ पे अनुशासन एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल है कि बच्चे पढ़ने के अलावा ऐसा ना हो कि कोई और प्लेटफॉर्म देखने लगे, गीत संगीत सुनने लगे या मोबाइल पर वो जरूरत से ज्यादा समय व्यतीत करने लगे, तो धीरे धीरे ये मोबाइल का लत लग जाता है। और जब ये लत लग जाता है तो इसका सारा का सारा असर जो होता है पढ़ाई पे होता है। और पेरेंट्स भी देख रहे हैं कि बच्चा तो मोबाइल से पढ़ाई कर रहा है, लेकिन बच्चे उस दौरान गेम खेल रहे हैं या म्यूजिक देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भविष्य की खास करके बात करेंगे, शिक्षा क्षेत्र में जो कौशल विकास है, किस प्रकार से बदलाव करने चाहिए जिससे शिक्षा की गुणवत्ता और बढ़े? देखिए, शिक्षा को तो अभी जो हमने देखा है विगत 3-4 सालों में, जो बहुत अच्छा चीज एक आया है, इनिशिएट हुआ है कि जो ट्रेडिशनल शिक्षा पद्धति था उससे अलग हटके रोजगार के लिए भी शिक्षा, तरह तरह के कोर्स को आए हैं। बच्चे के पास पहले जहां एक और मेडिकल इंजीनियरिंग या कॉमर्स के बच्चे को सीए वगैरह की ही संभावनाएं दिखती थी, आज के डेट में बच्चों के पास असीम संभावनाएं हैं। कंप्यूटर से ही इतने सारे कोर्स आ गए हैं कि वो करके अपनी आजीविका, बहुत अच्छी आजीविका चला सकते हैं। हर एक क्षेत्र में आप जिस क्षेत्र को चाहो उस क्षेत्र में आजकल रोजगार की, समझो एक तरह से रोजगार क्रांति है। अगर आप किसी भी कोर्स को कर लेते हैं तो ये तो अच्छी बात है, क्योंकि आपके देश में क्या है ना, जनसंख्या इतना ज्यादा है कि हम नहीं चाह के भी, कोई भी सरकार चाह के भी किसी हर एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं दे सकती है। आपको स्वरोजगार की ओर आना ही पड़ेगा और इसके लिए शिक्षा में उन तमाम टूल्स का उपयोग करना ही पड़ेगा। ग्रामीण और शहरी शिक्षा की खास करके बात करेंगे सर, इसकी गुणवत्ता में अंतर क्यों है, क्या वजह है? देखिए, ये बड़ा आश्चर्य का विषय है और हम आज इस मुद्दे को आपके माध्यम से लोगों तक पहुंचाना चाहेंगे। ग्रामीण शिक्षक जो होते हैं, मैं भी पढ़ाता हूं और मेरे यहाँ से भी बहुत सारे शिक्षक निकलते हैं। मैं देखता हूं उनके टैलेंट को, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने अच्छे टैलेंटेड लोग बीपीएससी वगैरह से चुन के जाते हैं, फिर भी ग्रामीणों का भरोसा सरकारी विद्यालय पे नहीं है।
इसके पीछे एक दूरदर्शी सोच सरकार की होगी और शिक्षकों का जो सहयोग होगा, तभी ग्रामीण शिक्षा की व्यवस्था सुधरेगी। शहरी शिक्षा और ग्रामीण शिक्षा में जो अंतर आपने बताया कि ये अंतर क्या है, तो अंतर स्पष्ट आपको दिख जाएगा कि वहां पे एक आप देखेंगे कि ग्रामीण स्तर पे प्रतिभाएं तो हैं, लेकिन उसको संवारने के लिए, सजाने के लिए कोई एक ऐसा इनिशिएट करने वाला व्यक्ति या इनिशिएट करने वाली संस्था नहीं है जो उस प्रतिभा को निखार सके। लेकिन वही शहर में आते हैं एक डिसिप्लिन वे में बहुत सारे प्राइवेट और सरकारी माध्यम से वो प्रतिभा निखर जाता है। मैट्रिक इंटर की खास करके बात करेंगे। लोग अपने कैरियर के जो छात्र है छात्राएं हैं अपने कैरियर के पीछे जाते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता है कि कैरियर को लेकर हम क्या करें। मैट्रिक इंटर तो पास कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट का चुनाव करें, कौन विषय है, किस क्षेत्र में जाए, उनको समझ में वो लोग क्या करें। देखिए, सबसे पहले तो हम बताना चाहेंगे बच्चों को और अभिभावकों को भी कि एक ट्रेंड जो बनता है कि हम साइंस ही पढ़ेंगे, हमारे बच्चे साइंस ही पढ़ने चाहिए, इंजीनियरिंग ही होना चाहिए, मेडिकल ही होना चाहिए, इस ट्रेंड से हम लोग बचे। हम बच्चों की रुचि कि किस क्षेत्र में वो जाना चाहता है और बच्चों की रुचि के साथ साथ उस विषय में उसकी क्या जानकारी है, क्या समझ है, ये पेरेंट भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि वो नहीं देख सकते हैं। और बच्चे अगर चाह रहे हैं कि अपनी रुचि के अनुसार वो कोर्स को ऑप्ट करें, तो उनको फोर्स नहीं करना चाहिए किसी विशेष कोर्स के लिए। और अगर बच्चे चाहते हैं कि स्वरोजगार के लिए कोई कोर्स हम कर ले, तो उनको करने देना चाहिए। ट्रेडिशनल पढ़ाई से अलग हटके हमको सोचना ही पड़ेगा, तभी इतनी बड़ी जनसंख्या, इतनी बड़ी आबादी में सबको रोजगार मिलने का जो सपना है वो पूर्ण हो सके। पढ़ाई के प्रति एकाग्रता और अनुशासन की खास करके बात करेंगे, जो आज के समय में कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलता। देखिए, इसमें पेरेंट और शिक्षक, हम बच्चों का इसमें बहुत ज्यादा रोल नहीं पाते हैं। बड़ा आश्चर्य होगा इस बात से लोगों को। पेरेंट और शिक्षक अगर चाह ले तो बच्चे में डिसिप्लिन, अनुशासन आ ही जाएगा। जैसे आपको बच्चों को बचपन से आपको बताना होगा कि जिस तरह हर देश का अलग अलग संविधान है, उसी तरह हर फैमिली का अलग अलग एक संविधान बनाना होगा कि कब तुमको बाइक चलाना है, कब तुमको फटाका छोड़ना है दीपावली में, कब तुमको फुलझड़ी छोड़ना है, कब तुमको पढ़ाई करना है, किस टाइप के दोस्तों से मिलना है। आपको बताना पड़ेगा, अभिभावकों को अपने बच्चों को ट्रेंड करना पड़ेगा और साथ साथ ही बच्चों के साथ समय बिताना पड़ेगा। बच्चे तो एक फोटो स्टेट समझिए कि कोरा कागज है। जिस तरह का छाप समाज, शिक्षक और अभिभावक देते हैं, उसी तरह का वो होता चला जाता है। तो ये पेरेंट्स और हम शिक्षकों का बहुत बड़ा रोल होना चाहिए। परीक्षा के दौरान जो तनाव से बच्चे रहते हैं, तनाव मुक्त करने के लिए वो बच्चों क्या करें। जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन परीक्षा का जब समय आता है तो वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में हो जाते हैं। इसके कारण वो बच्चे मतलब कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो तनाव के कारण कुछ ऐसा घटना को भी कर जाते हैं। हाँ, उसमें देखिए, इसमें सबसे पहला रोल जो होना चाहिए, बच्चों को यह देखना होगा कि तैयारी के लिए एग्जाम नजदीक आए तभी हम फोर्स लगाए, ऐसा नहीं। तैयारी के लिए कि जब से जिस चीज की तैयारी वो स्टार्ट कर रहे हैं, एक डिसिप्लिन वे में, एक रूटीन वर्क तरीके से उनको तैयारी करना चाहिए, ताकि आगे जैसे जैसे एग्जाम नजदीक ना आए, एग्जाम नजदीक आते आते उनको ये ना हो कि अरे भाई इतना छूट गया, ये तो तनाव भी हावी होता है। दूसरा, घर में भी वातावरण ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी बच्चे से, अपने बच्चों का किसी दूसरे बच्चे के, दूसरे पेरेंट्स से तुलना कर रहे हैं, कहते उसका बच्चा तो आईटी कर गया, उसका बच्चा मेडिकल कर गया, तुम्हारा ये एग्जाम है। बार बार इस टाइप के माहौल से भी बच्चे तनाव में आते हैं और लगता है जब वो फेल करते हैं तो उनके डर घर कर जाता है कि हम अपने पेरेंट्स से कैसे आंख मिलाएं, हमने तो पेरेंट्स का इज्जत ही खराब कर दिया। तो पेरेंट्स को यहाँ चाहिए कि नहीं बेटा, जिंदगी में सिर्फ पढ़ाई से नहीं, ऐसे बहुत सारे अभिषेक जी उदाहरण है जो कम पढ़े लिखे लोग हैं और हर क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बच्चों को शुरू से आपको बुस्टअप करते रहना होगा कि बेटा एक तो जीविका का आधार है कि तुमको इस एग्जाम में चल रहे हो, एक माध्यम है। अगर ये नहीं है फिर भी बहुत सारी संभावनाएं जीवन में है। तो बच्चे कोई भी गलत कदम उठाने से पहले 10 बार सोचेंगे और शायद ना भी उठाए। तो बच्चों को, पेरेंट्स को नरिश करना होगा, उनको नए पौधे, उनको बच्चों को सींचना पड़ेगा पेरेंट्स। अगर खास करके पढ़ाई की बात करेंगे तो अब के समय में काफ़ी ज़्यादा भागम दौड़ का समय हो गया। पहले तो बच्चे भी पढ़ाई अच्छे से करते थे, लेकिन मोबाइल का भी समय होगा। सारे चीज़ को समय देते हुए
कम से कम प्रतिदिन कितना देर तक यानी कितने घंटे तक बच्चे पढ़ाई कर सकते हैं जिससे उनका जीवन जो है वो आगे शिक्षा की ओर अच्छा बढ़े? देखिए, अगर बच्चे की कैटेगरी तो हम तो 3-4 कैटेगरी में बांटते हैं। छोटे बच्चे हो गए, हाई स्कूल के बच्चे हो गए, या जनरल कंपटीशन जो दे रहे हैं। तो अगर हम कंपटीशन वाले बच्चों पे आते हैं या 9th 10th 11th 12th के ही बच्चों को आते हैं, तो हम हमेशा इसके पक्षधर हैं कि आप घंटों में बांध के पढ़ाई को ना करें। हम इसके पक्षधर हैं कि आप टॉपिक और सब टॉपिक बनाएं और उसको एक आप क्या करें ना कि उसको एक वीकली या मंथली आप एक प्लान कर लें, डे टू डे प्लान कर ले कि आज हमको ये सब टॉपिक पढ़ना है, कल हमको ये सब टॉपिक पढ़ना है, और 6-7 दिन के बाद उसको रिव्यू करें कि हमने क्या इन तमाम टॉपिक को पढ़ा कि नहीं और कितना समय लगा। क्योंकि समय देख के पढ़ेंगे तो हो सकता है कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक आप पढ़ रहे हो और आपका समय हो गया। तो ऐसा नहीं करना है कि एकदम टाइम बाउंड के हमको 6 घंटा पढ़ना है, लेकिन एक आइडियल टाइम की अगर अभिषेक जी आप बात करें तो 5 से 6 घंटा है, उससे ज्यादा। क्योंकि आपको सोना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खेलना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और स्कूल कॉलेज जाना भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना सेल्फ स्टडी महत्वपूर्ण है। तो सेल्फ स्टडी के लिए 5 to 6 आवर सफिशियंट है, लेकिन रोज हो। बच्चों के आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिभावकों के लिए क्या कुछ संदेश होगा? बच्चों को आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए अभिभावकों को जो मेरा संदेश होगा कि आप अपने व्यस्तम लाइफ में से कम रोज ना सही 1-2 दिन पर जरूर आधे घंटे बच्चों के साथ बैठे, सिर्फ साथ बैठे, उनसे संवाद करें। आप उनसे पूछे कि आप बेटा स्कूल गए हो तो क्या हुआ है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, कॉलेज गए हो तो क्या दिक्कत नहीं है, अच्छा चलो करियर में अभी क्या चल रहा है, या अपने फैमिली की बात करें। उनको एक भरोसा हो कि मेरे जो पेरेंट्स हैं ना, ये हमारे पेरेंट्स जो है ना, वाकई में वो खौफ वाला चीज नहीं में आएगा। पेरेंट्स से हम कैसे बात करें, एक दोस्ताना रवैया, एक दोस्ताना व्यवहार हो तो वो तनाव मुक्त भी होंगे और पढ़ाई में उनका दिल भी लगेगा, और हमेशा उसको अप्रिशिएट करते रहे, उसको सप्रेस नहीं करें यार तुमने ये गलत कर दिया, तुमने वो गलत कर दिया। अगर वो गलत कर दिए भी तो आप कहें अच्छा कोई बात नहीं बेटा, गलती हो गई है, फिर ठीक हो जाएगा। तो बच्चे आगे से गलती करना कम कर देंगे या बंद कर देंगे। आखिरी सवाल है सर, 2024 खत्म होने वाला, 25 आने वाला, 25 में किस किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर मिलेंगे, बच्चों को नौकरी का मौका मिलेगा, और क्या क्या बच्चे अब तैयारी कर सकते हैं जो आने वाले समय जो फॉर्म आएंगे उसको भरेंगे और फिर अपने कैरियर को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, अभी दिसंबर चल रहा है, अभी 9th 10th और 12th के बच्चों को तो दिल जान से लग जाना चाहिए। फरवरी मार्च में उनका एग्जाम। 12th के बाद वाले बच्चों के लिए जो कैरियर जो 18 से ऊपर है, तो बैंक है, एसएससी है, इंडियन पोस्टल है, और इवन की बिहार सरकार की बहुत सारी वैकेंसी 25 में आने वाली है। दरोगा है ना, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है। लेकिन हम एक और बात कहना चाहेंगे प्रतियोगी परीक्षा से जुड़े हुए बच्चों और बच्चियों को कि आप किसी वैकेंसी को देख के तैयारी नहीं करें, आप तैयारी हर रोज करें, हर दिन करें। वैकेंसी का आना जाना लगा रहेगा और एग्जाम का आना जाना लगा रहेगा। उसी बच्चों का सिलेक्शन, मेरा बहुत लंबा अनुभव इस क्षेत्र में है कि उसी बच्चों का हमने सिलेक्शन देखा है जो लगातार प्रयासरत है और जो निरंतरता के साथ पढ़ रहे हैं। तो एग्जाम देख के तैयारी नहीं करना, बहुत सारा वैकेंसी है 25 में, जी जान से लग जाना है, जिस काम को करे पूरे तन्मयता सब्सिडी करना है। बहुत सारे ऐसे सर बच्चे होते हैं, एग्जाम तो देते हैं, कुछ ऐसे नंबर तैयारी उनका पूरा रहता है, कुछ ऐसे नंबर से पिछड़ जाते हैं, उनका मनोबल टूट जाता है, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनको वो सीधा सोचते हैं, उनको हम कहेंगे उल्टा सोचो। मान लीजिए कि 80 नंबर में सिलेक्शन हुआ और उसके आगे 75 नंबर, 5 नंबर से वो फेल कर गया। या कोई बच्चा, हमारे यहाँ भी एक बच्चा भी टीचर में 1 नंबर से क्रॉस किया, रोने लगा। तो हमने कहा कि तुम 79 नंबर तो लाए, ये तुम क्यों भूल जाते हो कि तुम 79 ला चुके हो और अगले एग्जाम में सिर्फ 1 के लिए तैयारी करना है और किसी और को 80 के लिए तैयारी करना है। तो उल्टा सोचे कि यार 78 तो हम ला ही दिए, अब 2 ही नंबर का ना साल भर में तैयारी करना है, तो वहीं जाएगा। तो ये तनाव नहीं हो, क्योंकि जो रिजल्ट हो चुका है उसे हम बदल नहीं सकते हैं। तो उस पर अगर 1 दिन, 1 मिनट, 1 घंटा भी देते हैं अगर हम, तो अपने आप और अपने जीवन के साथ नाइंसाफी करते हैं। तो उस और तनाव में आएंगे और पढ़ाई से और दूर होते जाएंगे। इसलिए यह सोचना है कि फेल किए कितना नंबर से नहीं, अब पास के लिए कितना नंबर चाहिए वो हमेशा सोचना है।
बिल्कुल, आप सुन रहे थे, राजीव रंजन सर थे जो दृष्टि ट्यूटोरियल के निदेशक हैं। साफ तौर पर बता रहे थे किस प्रकार से जो बच्चे तनाव में रहते हैं, तनाव को दूर करने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए, इसके साथ साथ 2025 में जो वैकेंसी आ रही है इसको लेकर किस प्रकार से तैयारी करें, इसको लेकर साफ तौर पर जानकारी दे रहे थे। बन रही फर्स्ट बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।